हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करती हूँ। कल हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा था, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम देखा था, इसकी चर्चा की थी। उसकी थ्योरेटिकल पार्ट को हमने कहा था कि कल डिस्कस करेंगे, तो उस चीज को जो हमने कल समझा था उसको थ्योरेटिकल रूप में आज हम देखेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। जब मेंडल साहब ने, ग्रेगर जो मेंडल थे, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, एक संकर जब क्रॉस कराया तो उसके जितने रिजल्ट्स आए उसके आधार पे उन्होंने दो नियमों को प्रतिपादित किया, जिसमें से एक नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम, जबकि दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि विसंयोजिता का नियम। ठीक है, तो हमने कल लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था कि कैसे एक हेट्रोजाइगस जो ऑर्गेनिज्म होता है, जनक अगर हेट्रोजाइगस है तो उस हेट्रोजाइगस स्थिति में एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को दबा देता है, दूसरे एलील के प्रभाव को अभिव्यक्त नहीं होने देता है और एक एलील ही अपना प्रभाव अभिव्यक्त करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो उसी चीज को इसमें लिखा गया था। जैसे हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी का एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने बताया था कि कैपिटल टी प्रभावी होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी यह लंबाई का क्या है, विशेषक है, जिसमें से एक प्रभावी एलील है जबकि दूसरा अप्रभावी एलील है। ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जो प्लांट था हेट्रोजाइगस, वह देखने में कैसा था, उसका लक्षण कैसा था, तो वो लंबा था। यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म होगा वो लंबा होगा। उसमें से एक जो एलील जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है, जो इसके प्रभाव को सप्रेस कर देता है, स्मॉल टी के प्रभाव को सप्रेस कर देता है। इस वजह से पौधा लंबा ही दिखाई देता है। अब देखना है कि क्यों एक एलील प्रभावी हो जाता है जबकि दूसरा अप्रभावी होता है, यानी कारण क्या है कि कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है, अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। तो जैसा हमने बताया था कि जीन क्या है, ये एलील क्या है। एलील हमने बताया था कि जीन का भिन्न रूप होता है, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। ठीक है, एलील का जीन का भिन्न भिन्न रूप होता है। तो इसमें ये दोनों एलील है। एलील कहें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील है, लेकिन जीन कहें तो क्या है, जीन लंबाई को सुनिश्चित करने वाला जीन है। ठीक है, तो जीन को हमने क्या बताया था कि जीन क्या होता है, तो जीन डीएनए का वह खंड होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी कि वह डीएनए का वह खंड जो एमआरएनए बनाता है, यानी कि आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन के रूप में अपनी अभिव्यक्ति को वह सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो डीएनए का खंड ही है, चाहे उसको जीन कह लें और जीन के अलग अलग रूप को हम एलील कह रहे हैं। डीएनए का काम क्या है, आरएनए बनाना, यानी कि आरएनए से एमआरएनए। आरएनए के भी प्रकार कई सारे हैं जो आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं एमआरएनए कह रही हूँ क्योंकि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए होता है, उसमें मैसेज छुपी होती है, उसी का ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है हमारे बॉडी में। ठीक, तो ये क्या होता है, डीएनए एमआरएनए बनाता है, आरएनए क्या करता है, एमआरएनए वो जाके प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन का काम है, मतलब हमारे शरीर में जितने भी लक्षण हैं, जो भी फीचर्स हमारे शरीर में बाहरी दिखाई देते हैं, अभी जो भी फंक्शंस हमारे शरीर में जितने भी कार्य को कंप्लीट किया जाता है, वह किसी न किसी प्रोटीन के द्वारा ही होता है, प्रोटीन यानी कि एंजाइम के द्वारा। ठीक है, तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये जैसे कैपिटल टी है वह अपने आप प्रभाव को शो कर रहा है, जबकि स्मॉल टी अपने प्रभाव को शो नहीं कर पा रहा है। इस वजह से इस स्थिति में प्लांट टॉल बन जा रहा है। तो इसके पीछे कारण ये है, जो कैपिटल एलील होता है वह क्या रहता है, वो सामान्य रूप होता है, एलील का सामान्य रूप होता है, बिना रूपांतरित, वो बिना रूपांतरण का होता है, अनमॉडिफाइड होता है, और यह क्रियाशील होता है, फंक्शनल एलील होता है, जो प्रॉपर जो फंक्शनल एलील है वो प्रॉपर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, प्रोटीन बनाएगा और वह प्रोटीन क्या होगा, एंजाइम बनाएगा। देखो हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी के सभी प्रोटीन होते हैं। किस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये बात भी कही जाती है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। शरीर में हमारे प्रोटीन बनते रहते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो सभी प्रोटीन होते हैं। तो ये जो एलील है ये फंक्शनल है, जो कैपिटल एलील है, और जो एंजाइम बनाएगा वह किसी न किसी सबस्ट्रेट पे काम करके उसको फाइनल प्रोडक्ट में बदलता है। एंजाइम का क्या, जैसे एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं, यानी कि जैव उत्प्रेरक कहते हैं, जो किसी भी अभिक्रिया को कंडक्ट करवाता है।
जैसे हम पढ़ते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। मुंह में लार स्रावित होती है, उस लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमाइलेज। वह मंड को क्या करता है, तोड़ के ग्लूकोज शर्करा में बदलता है। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या है, एंजाइम है उत्प्रेरक जो किसी क्रिया को करवा रहा होता है। तो वो किस पर काम करके मंड को क्या कर रहा है, मंड को शर्करा में बदल रहा है, यानी कि मंड उसका क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, यानी कि वह पदार्थ जिस पर वह काम करेगा, काम कर रहा है, तो मंड हो गया सबस्ट्रेट और उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, उत्पाद क्या हो गया, शर्करा हो गया। तो ठीक है, तो ये जो कैपिटल टी होता है वह फंक्शनल एलील होता है, क्रियाशील एलील होता है। यह नॉर्मल एंजाइम बनाता है जो किसी सबस्ट्रेट पे काम करके, मान लो कि कोई सबस्ट्रेट ए है, ठीक है, यह एलील एक एंजाइम बना रहा है जो इस सबस्ट्रेट को बदल दे रहा है सबस्ट्रेट बी में। यह सबस्ट्रेट बी प्लांट के हाइट को डिसाइड कर रहा है, मान लो, ठीक है। यह एलील है फंक्शनल, ऐसा एंजाइम बना रहा है जो सबस्ट्रेट ए पे काम करके उसको बी में बदल दे रहा है और इसी सबस्ट्रेट की वजह से प्लांट का हाइट लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो कहेंगे कि ये फंक्शनल एलील है, उस सबस्ट्रेट को यह प्रोडक्ट में बदल दिया जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्लांट बना वो लंबा हो गया। जबकि जो स्मॉल एलील है, छोटा वाला टी है, जिसको कह रहे हैं कि यह छोटा टी है, अप्रभावी एलील है, यह क्या करता है ना कि यह अक्रियाशील होता है, मॉडिफाइड रूप होता है एलील का, यह मॉडिफाइड रूप होता है जो क्या करता है, यह 3 कंडीशन इसके साथ हो सकती हैं। अगर ये ऐसा एलील है तो इसमें 3 कंडीशंस आ सकती हैं। एक क्या आएगी कंडीशन कि यह ऐसा प्रोटीन बनाए, ऐसा एंजाइम बनाए जो कम प्रभावशाली हो, कैसा हो, कम प्रभावशाली हो, या फिर सामान्य हो, काम कर दे सकता है, थोड़ा बहुत मतलब काम चलाने लायक हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन इसके साथ क्या हो सकता है कि ऐसा एंजाइम बनाए जो नॉन फंक्शनल हो, यानी अक्रियाशील हो, कोई कामों पर ना कर पाए। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि कोई एंजाइम ही ना बने। तो स्मॉल जो टी है, जो मॉडिफाइड है, एलील का मॉडिफाइड रूप है, वह क्या कर सकता है, ऐसा प्रोटीन एंजाइम बनाए जो अक्रियाशील हो या फिर थोड़ा बहुत काम चलाने लायक हो, मतलब लेस एफिशिएंट हो। और तीसरा कंडीशन उसके साथ क्या हो सकता है कि एंजाइम बनाए ही नहीं। तो एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, इस सबस्ट्रेट पे एंजाइम काम करके इसको बी में बदल रहा था और इस उत्पाद की वजह से, इस प्रोडक्ट की वजह से प्लांट का हाइट लंबा हो रहा था। अब इस केस में जब एंजाइम फंक्शनल बनेगा ही नहीं, अच्छा प्रोटीन एंजाइम बनेगा ही नहीं, तो ये क्या कर पाएगा, इस सबस्ट्रेट को इसमें चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ए सबस्ट्रेट को बी में नहीं बदल पाएगा, जिसकी वजह से प्लांट का हाइट लंबा नहीं होगा और प्लांट बौना बन जाएगा। ठीक है, तो यह एलील क्या होता है। अब इसके पीछे आप लोग रीजन जान गए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है तो प्लांट लंबा क्यों बन जाता है, यानी कि कैपिटल टी अपनी अपनी प्रभाविता को, अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाता है, जबकि स्मॉल टी जो होता है वह अपनी उपस्थिति अभिव्यक्त नहीं कर पाता, वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इस वजह से प्लांट टॉल हो जाता है और हम कहते हैं कि कैपिटल टी यहाँ प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है। तो प्रभावी और अप्रभावी के पीछे यही रीजन है, इसको आप समझ लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि विसंयोजन का नियम। इस नियम में हमने बताया था, इस नियम में क्या बात हुई थी, इसके अनुसार जब युग्मक का निर्माण होता है, कोई भी जीव, वो हेट्रोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस हो, वह उसमें जब युग्मक का निर्माण होता है, जैसा कि आप सबको पता है, एक जीव में, एक ऑर्गेनिज्म में 2 सेट क्रोमोसोम के होते हैं, गुणसूत्र के होते हैं, जिसमें से एक सेट उसके मम्मी से आया होता है, एक सेट उसके पापा से आया होता है। तो वह ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर एक सेट मम्मी से आया है, एक सेट पापा से आया है, जब युग्मक बनता है तो ये सेट क्या होते हैं, वैसे ही जैसे एक सेट मम्मी से आया था, एक सेट पापा से आया था, वो सेट को अलग अलग करता है बिना मिक्स किए। जैसा सेट मम्मी से लिया था, पापा से लिया था, वैसे ही एक एक सेट 2 युग्मक में ये भेजता है। तो युग्मक निर्माण के समय क्या होता है, एक सेट एक युग्मक में जाता है, एक सेट दूसरे युग्मक में जाता है। इसमें गुणसूत्र की, या फिर यूं कहें कि एलील की मिक्सिंग नहीं होती, सम्मिश्रण नहीं होता, जो वो शुद्ध रूप में जाता है बिना किसी मिलावट के, बिना किसी मिक्सिंग के। एक सेट एक युग्मक में और एक सेट दूसरा सेट एक युग्मक में चला जाता है। ठीक है, इसलिए इस नियम को हम प्योरिटी ऑफ गैमेट के रूप में भी जानते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गैमेट हमेशा शुद्ध होता है,
गैमेट जो बनते हैं, युग्मक बनते हैं, वो हमेशा शुद्ध रूप में बनते हैं। जैसे हमने बताया कि कैपिटल टी अगर ऑर्गेनिज्म है, ये होमोजाइगस टॉल कहेंगे। अगर प्लांट के बारे में, पी प्लांट के बारे में बोल रहे हैं इसको, तो कहेंगे कि होमोजाइगस टॉल है। इससे दो जो युग्मक बनेंगे, एक में ये जाएगा, एक में टी जाएगा। कैपिटल टी, एक में दो सेट है, एक सेट इसमें गया, एक सेट इसमें गया। वैसे ही अगर ये हेट्रोजाइगस प्लांट रहता, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म रहता, तो इससे दो जब युग्मक बनेंगे, इसमें एक में कैपिटल टी जाएगा, एक में स्मॉल टी जाएगा। ठीक, तो यानी कि जो सेट है, एक सेट एक युग्मक में और दूसरे का सेट दूसरे युग्मक में जाएगा। यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होगी, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि गैमेट जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं। यहाँ या तो कैपिटल टी इसमें रहेगा, नहीं तो स्मॉल टी रहेगा, नहीं तो स्मॉल टी रहेगा। ठीक है, कोई एक प्योर रूप लेके युग्मक में प्योर ही युग्मक प्योर होते हैं, कोई एक विशेषक को लेके वो बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर होमोजाइगस प्लांट है, होमोजाइगस पेरेंट है, तो उससे सेम प्रकार के गैमेट बनेंगे। होमोजाइगस ये वाला कंडीशन भी होता है, ये वाला कंडीशन भी होता है। इससे जो युग्मक बनेगा वह सेम बनेगा। तो होमोजाइगस जो जनक होगा, पेरेंट होगा, उससे जो युग्मक बनेंगे वो सेम होंगे। ठीक है, जैसे ये स्मॉल टी ये पेरेंट है, तो इससे दो युग्मक बने हैं, वो स्मॉल टी वाले युग्मक बने हैं। ये भी कैपिटल टी वाला पेरेंट है, इससे भी जो दो युग्मक बनेंगे, तो उसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी, यानी कि कहने का मतलब है ये एक ही प्रकार के दोनों युग्मक हैं। सेम एलील है इसमें भी, सेम एलील है इसमें भी। इस केस में भी एक ही प्रकार के युग्मक है, सेम एलील इसमें भी है, सेम एलील इसमें भी है। लेकिन अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस यानी कि दो प्रकार के एलील को लिए हो, तो वह दो प्रकार का युग्मक बनाता है। ठीक है, एक में कैपिटल टी तो दूसरे के में स्मॉल टी। तो कहने का तात्पर्य, कहने का इसका मतलब क्या है कि जब हेट्रोजाइगस जो पेरेंट रहेगा तो वह अलग अलग प्रकार का गैमेट बनाएगा, जबकि होमोजाइगस पेरेंट सेम प्रकार का, एक ही प्रकार का गैमेट बनाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि विसंयोजन का नियम यही कहता है। देखो, ये जो नियम मेंडल साहब के द्वारा दिया गया था, यह मतलब यूनिवर्सल, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, यह इसी रूप में है आज भी, और जब मेंडल ने दिया था तब भी। जब मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़े थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ डोमिनेंसी, जिसमें से उसके आधार पर लॉ ऑफ डोमिनेंसी हम पढ़े, प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम का भी एक्सेप्शन है, उसका अपवाद है जो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। उन्होंने 3 नियम को प्रतिपादित किया था, 2 नियम तो अभी हमने देखा, लॉ ऑफ प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम। एक और नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद से पढ़ना है। 3 नियम दिए थे, तो 2 नियम के लॉ ऑफ डोमिनेंसी यानी कि प्रभाविता का नियम और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों नियम के अपवाद बाद में साइंटिस्ट को मिल गए, मेंडल के द्वारा दिया गया था। इन दोनों नियमों के अपवाद मिले, लेकिन इस नियम का अपवाद नहीं मिला। सारे जीवों में जो गैमेट बनता है, युग्मक बनते हैं, इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट पे चलते हैं और इसी चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इतना हम लोगों को जानना था। इसके बाद से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, इसका अगर हम उसके थ्रू जाएं, क्रोमोजोम के थ्रू जाएं, गुणसूत्र के थ्रू, तो कई बार तो ये हम लोग बना के देख चुके हैं। अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, जनक है, पेरेंट है, जिसमें 2 एलील हैं, ये होमोजाइगस गुणसूत्र का जोड़ा है, जिसमें से एक एलील ये है और एक एलील स्मॉल टी है। तो इस गुणसूत्र से जो गैमेट बनेंगे, इस जनक से जो गैमेट 2 प्रकार के बनेंगे, एक में क्या होगा, कैपिटल टी जाएगा और एक में स्मॉल टी जाएगा। ठीक है, ये दोनों युग्मक में एक में कैपिटल टी जाएगा और एक में स्मॉल टी जाएगा। जबकि जो होमोजाइगस जो पेरेंट होगा, चाहे वह कैपिटल टी वाला हो चाहे फिर स्मॉल टी वाला हो, उसमें जो बनेगा गैमेट वह दोनों में सेम गैमेट बनाएगा, यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी या स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला ही गैमेट बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये देखा। इसके बाद से हमें नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ना है कि गैर मेंडेलियन इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति क्या है। जैसा हम लोग जानते हैं कि मेंडल के काम को देने के बाद से उनके रिसर्च के कई सालों बाद दोबारा रिसर्च हुआ था, जिसमें कई सारी चीजें आई। मेंडल के रूल पे ही सारी चीजें आधारित थी, लेकिन उसके कुछ न कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिले, अलग अलग जीवों में इसके कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिले, अपवाद देखने को मिले। ठीक, तो उसमें एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यह गैर मेंडेलियन वंशागति है, या यूं कहें
कि मेंडल के नियमों का अपवाद है, ठीक है। वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें से जिसका अर्थ होता है अपूर्ण प्रभाविता, और दूसरा का है को डोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता, ठीक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अपूर्ण प्रभाविता, इससे क्या पता लग रहा है, कुछ चीज प्रभावी है लेकिन वो कंप्लीट प्रभावी नहीं है, इनकम्प्लीटली वो डोमिनेंसी अपनी शो करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हेट्रोजाइगस में जो दो एलील होते हैं, हेट्रोजाइगस जनक में जो दो एलील होते हैं वह क्या करते हैं, इसमें से कोई भी एलील एक दूसरे पे प्रभावी अपना असर नहीं दिखा पाता, ना ही यह इसके असर को दबा पाता है पूरी तरीके से, ना ही ये इससे दब पाता है और ना ही उसको दबा पाता है, ठीक है। इस वजह से क्या होते हैं, इसमें तीसरा एक लक्षण दिखाई हमको देता है, तीसरा लक्षण देखने को मिलता है, ये ना ही इसको दबा पाता है, ना ही इससे दब पाता है, और ना ही इसको ये दबा पाता है, ठीक। जिसकी वजह से यह कोई किसी पे प्रभाविता अपनी नहीं दिखा पाता। इससे एक तीसरा लक्षण बन जाता है, जिसको हम आगे स्नैपड्रैगन में, ये जो केस थी अपूर्ण प्रभाविता वाली, वह एक स्नैपड्रैगन फ्लावर होता है, जिसको हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम एंटरहेनियम है, और मिराबिलिस जलप्पा है। यह दो प्लांट थे जिसमें यह देखने को मिला कि जब हेट्रोजाइगस पोजीशन हो रहा है पेरेंट में, तो उसमें से दोनों एलील अपने प्रभाव को नहीं दिखा पा रहे हैं, मतलब कंप्लीटली अपने डोमिनेंसी को नहीं शो कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तीसरा लक्षण ऊपर हो जा रहा है। वो कौन सा लक्षण था, उन्होंने एक क्रॉस करवाया, बाद के जो साइंटिस्ट थे जॉनसन वगैरह, उन्होंने देखा कि जो स्नैपड्रैगन है या फिर मिराबिलिस जलप्पा है, उसमें एक डोमिनेंट पेरेंट को, मतलब एक ऐसा था प्योर लाल पेरेंट और दूसरा प्योर व्हाइट पेरेंट, इन दोनों को क्रॉस करवाया। संकरण जब कराया गया तो इसके दो एलील बने, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। ये सबसे जो F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर जो प्लांट बना, उसमें जो फ्लावर लगा, तो वह क्या होना चाहिए था मेंडल के हिसाब से, अगर यह लाल है और अगर ये सफेद है, तो इसका हम लोगों ने मेंडल के केस में क्या देखा था, यह कैपिटल लेटर वाला अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा था, और F1 जनरेशन में सिर्फ उसी की उपस्थिति दर्ज हो रही थी। यहाँ पे क्या होता है, यह आर और यह आर आया, तो यहाँ पे लाल होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, वहां लाल फूल देखने को ना मिला, वहां पे एक गुलाबी फूल देखने को मिला, जो किसी भी पेरेंट में नहीं था। एक लाल फूल वाला पेरेंट था और एक सफेद फूल वाला पेरेंट था। जब दोनों का क्रॉसिंग करवाया गया, उसका संकरण कराया गया, तो जो F1 प्रोजेनी मिली, F1 पीढ़ी में जितने भी प्रोजेनी बनी, वो सभी के सभी क्या थी, सभी के सभी गुलाबी फ्लावर वाली बनी, ठीक है। तो ये गुलाबी उनका फ्लावर बना, यानी कि पिंक बना। अब क्या हुआ, फिर इसकी जब सेल्फिंग कराई गई तो F2 जनरेशन में देखा गया, देखो सेल्फिंग पहले समझा चुके हैं, फिर से कैसे कैपिटल आर, यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो वैसे ही दो प्रकार के इसमें गैमेट बनेंगे। इससे इसकी सेल्फिंग कराई जा रही है, तो इसमें इससे भी दो प्रकार के गैमेट बन रहे हैं। जब दोनों को क्रॉस कराया गया तो ये बना, इन दोनों को क्रॉस कराया गया तो ये बना, फिर इन दोनों को क्रॉस कराया गया तो ये बना, और इन दोनों को क्रॉस कराया गया तो ये बना। तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें सभी 100% क्या थे, सभी के सभी प्लांट्स पिंक फ्लावर वाले हुए। लेकिन F2 में उन्होंने देखा एक रेड फ्लावर बना, कैपिटल आर वाला एक रेड बना, स्मॉल आर वाला क्या बना, व्हाइट बना, जबकि कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला जो प्रोजेनी था, उसमें पिंक कलर का फ्लावर बना। क्या बना, पिंक फ्लावर, यानी कि 3 प्रकार के पुष्प इसमें दिखाई दिए, 3 प्रकार के फ्लावर दिखाई दिए। तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, एक लाल, 2 पिंक और एक सफेद। वैसे ही जीनोटाइप इसका क्या हो गया, एक कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ देखा गया स्नैपड्रैगन के केस में और मिराबिलिस जलप्पा के केस में कि उनका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम आया, 1:2:1 जीनोटिपिक भी आया और 1:2:1 फेनोटिपिक रेशियो भी आया। तो यह क्या था, यह मेंडल के नियम को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए इसको नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के रूप में हम पढ़ते हैं। मेंडल के
नियमों के अपवाद के रूप में पढ़ते हैं, जिसको हम अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये पूर्ण प्रभावी नहीं है। अगर ये पूर्ण प्रभावी होता तो लाल रंग बनाता फूल को, ठीक है, और यह दबा रह जाता, अपने प्रभाव को नहीं दिखाता तो भी लाल बनता, लेकिन यही ना ही ये दब पाया है ना ही ये दबा पाया है, ठीक है। इसलिए तीसरा एक लक्षण दिखाई दिया जो पेरेंट में मौजूद नहीं था। इस तरीका से हमको अप्रभावी नियम में ये जानना था। अपूर्ण प्रभाविता का नियम यही है। इसके बाद से बारी आती है कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस की जैसे दो पढ़ने हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। तो अब सहप्रभाविता का नियम क्या कहता है, सहप्रभाविता का नियम क्या कहता है वो देखते हैं। कोडोमिनेंस यानी कि सहप्रभाविता, यह क्या होता है, जैसे वो अपूर्ण प्रभाविता थी यानी कि कोई भी प्रभावी नहीं था, ऐसी सहप्रभाविता है। इसमें क्या है कि दो एलील जो होंगे हेटेरोजाइगस में, वो दोनों अपने प्रभाव को दिखाएंगे, तो दोनों साथ में प्रभाव दिखाएंगे, इस वजह से तीसरा कैरेक्टर बन जाएगा, तीसरा इसमें लक्षण उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ह्यूमन के केस में हम देखते हैं, ह्यूमन के केस में देखते हैं, पॉज कीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं सब, थोड़ा शांति। ये जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद से हम लोग कोडोमिनेंस देखेंगे यानी कि सहप्रभाविता का नियम। यह नियम क्या कहता है, किसी भी हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म में जब दोनों एलील अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे तो उसको हम सहप्रभाविता कहते हैं, यानी कि दोनों साथ में अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे हमारे केस में, ह्यूमन के केस में ABO ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल है। ABO ब्लड ग्रुप हमारे, जैसे आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन के केस में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B और O और AB, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ABO ब्लड ग्रुप जो है इसमें कोडोमिनेंसी हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले जो ABO ब्लड ग्रुप होता है, हमारे अंदर जो जीन होता है जो ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है वो I जीन होता है, ठीक है। इस I जीन के जैसे हर कैरेक्टर जो हमारे अंदर है, हर लक्षण है, उसको कोई ना कोई जीन कंट्रोल करता है। जैसे मेरी हाइट है, उसको कोई और जीन कंट्रोल कर रहा है। मैंने पिछले क्लासेस में बोला था कि अगर आंख का कलर है तो उसको कोई और जीन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और हमारे आंखों का कलर उसके एक्टिविटी के कारण आ रहा है। हमारी हाइट जो है, लंबे हैं, छोटे हैं, मझोले कद के हैं, या फिर किसी न किसी जीन के कंट्रोल होने के कारण आता है। किसी का बाल कर्ली दिखाई देता है, घुंघराला दिखाई देता है, तो किसी का स्ट्रेट होता है, ये भी किसी न किसी जीन के कारण होता है। वैसे ही एक I जीन पाया जाता है हमारे अंदर जो हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है और वही डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ठीक है। तो जो ABO ब्लड ग्रुप हमारे अंदर पाया जाता है, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, I जीन कर रहा है। इस I जीन के 3 एलील पाए जाते हैं। अब तक जो भी हमने पढ़ा है और देखा है उसमें प्रत्येक जीन के 2 एलील की हमने चर्चा करी है, जैसे कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t या फिर स्मॉल t, हमने 3 चीजें चर्चा करी थी। तो यहाँ पे भी हमने देखना, हाइट के यहाँ पे 2 एलील हैं, ये भी हाइट के 2 एलील हैं कैपिटल T, और ये भी हाइट के 2 एलील हैं कैपिटल T स्मॉल t। यानी कि अब तक जितना हमने पढ़ा है उसमें हमने जीन के 2 एलील को देखा है, लेकिन ABO ब्लड ग्रुप जिसको कंट्रोल करता है I जीन, उसके 3 एलील होते हैं। 3 एलील होते हैं, वो कौन कौन तीनों एलील हैं, IA, IB और स्मॉल I, ठीक है। ये 3 एलील होते हैं I जीन के, IA, IB और स्मॉल I। यह एलील करते क्या हैं, यह एलील क्या करते हैं, यह एक विशेष प्रकार का शुगर पॉलीमर बनाते हैं, जो RBC जो हमारे ब्लड में पाया जाता है उसके मेम्ब्रेन से वह शुगर लगा रहता है, ठीक है। उसी शुगर की वजह से, जिसको हम एंटीजन भी कहते हैं, ये शुगर जो पॉलीमर होता है वो एंटीजन भी कहलाता है, जो RBC के मेम्ब्रेन से लगा रहता है, उसी की वजह से हमारे जो ब्लड ग्रुप, जैसे पॉजिटिव हम कहते हैं ना कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तो A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, या फिर A नेगेटिव है, B नेगेटिव है,
उसी शुगर पॉलीमर की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो जो आई जीन कंट्रोल करता है उसके 3 एलील होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई। जो स्मॉल आई होता है, अगर पेरेंट से हमें पता है कि पेरेंट से यानी कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट यानी कि माँ से और पापा से एक एक सेट गुणसूत्र का मिलता है, तो वो एक सेट एक एलील लेके आता है और दूसरा वाला जो सेट होता है गुणसूत्र का वो दूसरा एलील लेके आता है। जिस तरीके से हमारे अंदर एक जीन के 2 एलील पाए जाते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, 3 एलील होते हैं। किसी एक ही जीव में तीनों एलील देखना संभव नहीं है, ये पॉपुलेशन के स्तर पे, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे देखेंगे मेरा ब्लड ग्रुप ए होगा, आपका बी होगा, नहीं तो किसी का ओ होता है, ठीक है। अगर सबका एक जैसा नहीं होता उसको हम आगे जानेंगे, लेकिन इसके 3 एलील होते हैं, इस चीज को अभी जानिए, आगे जब दिखा देंगे सारे ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होते हैं उसके बाद और कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें जो IA और IB होता है वो दोनों इक्वली डोमिनेंट होते हैं, कहने का मतलब दोनों जब साथ में रहेंगे तो अपना बराबर बराबर प्रभाव दिखाता है, कोई किसी को सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से तीसरा आता है, अगर A और B साथ में आएंगे तो A भी बना देंगे, ठीक है, कोई A B नहीं बनाएगा, A भी बना देंगे, क्योंकि यह इक्वली डोमिनेंट होते हैं। और ये जो रहेगा स्मॉल आई, इसके साथ रहेगा तब भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, इसके साथ रहेगा तब भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। यूं कह लें कि IA इज इक्वल टू IB इज ग्रेटर देन स्मॉल आई, यानी कि IA और IB दोनों इक्वल डोमिनेंसी शो करते हैं, उनकी प्रभाविता बराबर होती है, जबकि जो स्मॉल आई होता है इसकी प्रभाविता इन दोनों से कम होती है। कहने का मतलब आई अगर इसके साथ रहेगा तो अपना असर नहीं दिखा पाएगा, वो रिसेसिव है, ये अपना असर दिखाएगा, ये इसके साथ रहेगा A के साथ तो A अपना असर दिखाएगा, आई A और B के उपस्थिति में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे ब्लड ग्रुप हमारे अंदर बनते हैं। जैसे मान लो ये एक पेरेंट ये दूसरा पेरेंट है जिससे एलील आएगा, और जो बच्चा बनेगा उसका ये जीनोटाइप रहेगा, और फिनोटाइप यानी ब्लड ग्रुप उस बच्चे का क्या होगा वो देखेंगे। जैसे मान लो एक पेरेंट से IA एलील आ रहा है, दूसरे पेरेंट से IA ही एलील आ रहा है, तो उस बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, IA और IA, तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A बनेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो सेम ब्लड ग्रुप बन जाएगा, A ब्लड ग्रुप बना, ठीक है। वैसे ही एक पेरेंट से अगर IA आता है और दूसरे पेरेंट से ये वाला एलील आ जाता है बच्चे में, स्मॉल आई वाला जो रिसेसिव है, तो उस बच्चे का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा और स्मॉल आई हो जाएगा, यानी कि ये रिसेसिव होता है, अपने आप को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इनकी उपस्थिति में, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A बनेगा, तो दोनों केस में ब्लड ग्रुप A बनेगा। वैसे ही अगर एक पेरेंट से IB आता है और दूसरे पेरेंट से IB एलील आता है, तो बच्चा जो बनेगा उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IB और IB हो जाएगा, यानी कि उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वह ब्लड ग्रुप B होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर एक पेरेंट से IB आता है और एक पेरेंट से स्मॉल आई आता है, तो उस बच्चे का जीनोटाइप IB और स्मॉल आई हो जाएगा, तो इस केस में भी क्योंकि यह रिसेसिव है तो B अपना असर दिखाएगा और B ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ठीक। इसके बाद से अगर एक पेरेंट से IA एलील आता है और दूसरे पेरेंट से IB एलील आता है, तो जो बच्चा बनेगा उसका जीनोटाइप IA और IB एलील वाला हो जाएगा, तो यह कौन सा ब्लड ग्रुप बना देगा, AB ब्लड ग्रुप बना देगा। क्या बनाएगा, AB ब्लड ग्रुप। यहाँ हमने क्या देखा, AA था, यानी कि कैपिटल T से तुलना करते हैं तो अपना असर दिखाया क्योंकि सेम एलील है, ठीक है, तो A ब्लड ग्रुप बना दिया, ठीक। यहाँ पे एक IA है और एक स्मॉल आई है, तो स्मॉल आई पता है कि अपना असर इसके उपस्थिति में नहीं दिखाएगा, तो यह क्या बनाया, A ब्लड ग्रुप बना दिया। वैसे ही IB रहा सेम है तो B ब्लड ग्रुप बनाया, उसके बाद IB और I रहा तो यह रिसेसिव रहने की वजह से यह अपना असर दिखाया और यह B ब्लड ग्रुप बनाया, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक पेरेंट से IA और दूसरे पेरेंट से IB आता है, तो जो बच्चा बनता है उसमें AB ब्लड ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे हम सह प्रभाविता देखते हैं, A और B क्या किए,
ये दोनों बराबर प्रभाविता शो करते हैं। इस वजह से जब ये साथ में आते हैं तो कोई किसी के प्रभाव को सप्रेस नहीं कर पाता है और दोनों एक अलग ब्लड ग्रुप बना देते हैं जिसको ए बी हम कहते हैं। ठीक है, तो यही कोडोमिनेंसी शो करता है। ए बी ब्लड जो ब्लड ग्रुप बनता है इसी में सह प्रभाविता का नियम फॉलो किया जाता है। सह प्रभाविता ए बी ब्लड ग्रुप के निर्माण के दौरान देखी जाती है। ठीक है, अगर कोई भी एलील अगर स्मॉल आई एक पेरेंट से मिलता है और दूसरे पेरेंट से भी स्मॉल आई मिल जाता है तो उस बच्चे का जो जीनोटाइप होगा यानी कि जीनी प्रारूप होगा, जो जीन कंपोजिशन बनेगा वह स्मॉल आई और स्मॉल आई रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, जैसे स्मॉल टी अकेले रह रहे थे तो अपना प्रभाव दिखा रहे थे यानी कि ये रिसेसिव था, वैसे ही स्मॉल आई अकेले रहेंगे, जब दोनों साथ में रहेंगे एक ही जैसे रहेंगे तब वो अपना प्रभाव दिखाएंगे और ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। यानी कि ब्लड ग्रुप ओ को बनाने वाला जो आई स्मॉल आई एलील होता है वह रिसेसिव होता है और किसी दूसरे ब्लड ग्रुप को ए बी ब्लड ग्रुप के एलील के साथ अगर रहे तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है और स्मॉल आई के साथ में ही वह अपना प्रभाव दिखाता है और ब्लड ग्रुप ओ का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल में जो एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल होता है इसमें हमने क्या देखा, तीनों एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एक तो प्रभाविता का नियम भी यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, आई ए प्रभावी है आई से तो प्रभाविता का नियम का भी एग्जाम्पल आ गया और यहाँ पे सह प्रभाविता का नियम भी देखने को मिलता है। दोनों ए और बी साथ में रहते हैं तो ए बी बना देते हैं। इस तरीका से डोमिनेंसी का यानी कि प्रभाविता का नियम और यह सह प्रभाविता के नियम दोनों एबीओ ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है। ठीक, अब कहना है कि देखो एक इंसान के अंदर दो ही एलील रह सकता है, तो या तो ब्लड ग्रुप ये बनेगा, नहीं तो बी बनेगा, नहीं तो ए बी बनेगा, नहीं तो ओ बनेगा। तीनों एलील एक साथ नहीं आ सकते। यह नियम है कि दो ही एलील किसी ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। तो यह ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो ये जनसंख्या के स्तर पे देखा जाता है, पूरे मतलब उस जाति की जनसंख्या में देखा जाता है। तो इसमें हमें 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप दिखाई देते हैं। किसी एक जीव में यह संभव नहीं है तो वो इसको हम पॉपुलेशन के स्तर पे देखते हैं। इसके बाद से इसी से संबंधित टॉपिक ये है बहुविकल्पी एलील। बहुविकल्पी एलील यानी कि मल्टीपल एलील। जैसे आई जीन के कितने एलील दिखाई दिए, 2 से अधिक एलील यानी कि 3 एलील थे, तो यह मल्टीपल एलीलिज्म का भी एग्जांपल है यानी कि बहुविकल्पी का भी उदाहरण है। तो इस चीज को भी आप लोग देख लीजिएगा। अब तक हम लोग प्रत्येक जीन के 2 एलील के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुप में जीन आई के 3 एलील देखते हैं जिसको हम मल्टीपल एलील के रूप में, बहुविकल्पी एलील के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, नोट में बस वही देना है, यह पॉपुलेशन स्केल पे काम करता है। किसी एक जीव में एक ही जीन के मल्टीपल एलील नहीं रह सकते, बस 2 ही एलील रह सकते हैं। ठीक, तो इतना हमें जानना था इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता में और सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस में। ठीक है, इसके साथ ये खत्म हुआ। इसके बाद से हम नेक्स्ट जो क्लास लगेगी हमारी उसमें हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए और रिविजन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।